नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी और हमेशा की तरह हमारे साथ आज एक बार फिर से हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मेजर जनरल एएस कार्की। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और अगर भारत के मुतल्लिक हो रहा है तो एकदम सर्टेन मानिए कि मेजर जनरल एएस कार्की की निगाह उस पर है। उनका फोकस कुछ यूँ है कि अंदर-बाहर की सारी खबरें उनके पास है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसके भारत को लेकर उसके क्या नतीजे हों, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन पर उनकी निगाह रहती है। जनरल साहब आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। आपके शो में आने में हमेशा अच्छा लगता है। और पिछली बार ट्रम्प चाइना को जा रहे थे, अब वो खाली हाथ वापस लौट गए हैं। उसके साथ ही मोदी जी जो है अपनी झोली भर के बाहर निकले हैं, तो देखिए कैसा रहता है। जी, जी। तो आज का पहला सवाल भी ट्रम्प को ही लेकर है। ट्रम्प बहुत गाजे-बाजे के साथ गए थे चाइना अपने विज़िट पर और लौटे हैं। बड़ी खराब तस्वीर एक सामने आई है कि जितने भी चीनी गिफ्ट उनको मिले थे सब उन्होंने हवाई जहाज के बाहर एक ड्रम रखा हुआ था, एक बॉक्स रखा हुआ था, उसमें फेंक के चले आए। कुछ भी लेके नहीं आए। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या रहा ट्रम्प के चीन के दौरे का? क्या ईरान को लेकर कोई पॉजिटिव बात हुई या क्या रहा? इस पर आपकी क्या राय है जनरल साहब? तो राकेश जी, इसमें मेरा यही कहना है कि पहली बात तो जिसका अंत नजदीक आता है उसका विवेक पहले ही ईश्वर हरण कर लेता है। तो अब ट्रम्प को देखिए, उनको पता था चाइना जाना है, उनको पता था और उन्होंने बोला हुआ था कि ताइवान के बारे में जो है वो सबसे मुख्य मुद्दा होगा, जाने से पहले बोला था। लेकिन क्या उन्होंने उसके लिए तैयारी की थी? अपनी तरफ से, अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने बहुत तैयारी की थी। उन्होंने, क्योंकि चाइना का दो मुद्दा था। एक, वो लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के थ्रू अपना होल्ड पकड़ रहा था, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और वो एक वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका में और ईरान को सेंट्रल एशिया में वो अपना एक गढ़ मान के वहां से अपने ऑपरेशंस को फैलाता था। एक ये था। उसके थ्रू वो अपने ट्रेड हो गया या जो डेट उसकी डिप्लोमेसी वो चलाता था। उसी के थ्रू वो कम्युनिज्म के एक गढ़ थे, वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, ये कम्युनिज्म के गढ़ थे जिनको कि रशिया के गिरने के बाद अभी जो झंडा था वो चाइना ने उठा रखा था। तो ट्रम्प ने, और तीसरी चीज थी ऑयल। वेनेजुएला और ईरान दोनों ऑयल प्रोड्यूसर्स थे जिनके पास बहुत भंडार था, और इस पे वो बिल्कुल ही सब्सिडाइज रेट पे या फिर अपना जो उसने काम किया उसके पेमेंट के एवज में उनसे मुफ्त में पेट्रोल, ऑयल ले रहा था। तो इन सब चीजों पे मार करने के लिए अमेरिका ने पहले पनामा कैनाल पे शुरू करा, वो सक्सेस हो गया। उसके बाद उसने वेनेजुएला का एक्शन लिया, उसमें सक्सेस हो गया। और अपने इस जो दिमाग में उसके आया था कि मैं अभी सर्वोपीर हूं और मेरा जो बुलडोजर है वो चल रहा है, वो ईरान के अंदर घुस गया। और वहां उसका बुलडोजर जो है वो ऐसा अटका कि ना तो वो बाहर आ पा रहा है ना अंदर जा पा रहा है। और जो उसने सोचा था कि मैं इन तीनों को, चाइना के जो ये तीन आउटपोस्ट है या दो बोला, वेनेजुएला और चाइना, सॉरी वेनेजुएला ईरान को लेके चाइना के पास जाऊंगा अपनी जेब में, तो वो तो उसको उल्टा पड़ गया। इसलिए कमजोर ट्रम्प एक चाइना के पास गए थे इस बार। और जो उन्होंने सोचा कि ताइवान के बारे में कुछ मुद्दे में उनके ऊपर ठोस तरीके से रखूंगा, तो चाइना ने पहली मीटिंग में पहले दिन में ही बता दिया था कि अगर ताइवान के ऊपर आप आए, तो जो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, जो स्ट्रैप रेड में लाइन। आप ना फंसे। क्योंकि रेड लाइन। अगर, हाँ, क्योंकि अगर जब भी एक स्थापित पावर ने नंबर दो इमर्जिंग पावर को दुनिया में चैलेंज किया है, तो उससे लड़ाई भी है और उस लड़ाई में उस पावर का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है, ये उन्होंने बता दिया था। इसके अलावा ट्रम्प गए थे अपनी बड़ी सारी ट्रेड डेलीगेशन लेके, और अपनी उम्मीदों के लेके कि ईरान के लिए चाइना कुछ उसकी शायद मदद करेगा, चाहे वो मुंह पे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला था। उसमें भी उनको
चाइना की तरफ से कुछ नहीं मिला। तो चाइना ने उनको उनकी ईगो को, ट्रंप की ईगो को पॉलिश करने के लिए शानदार रिसेप्शन रखा, शानदार पार्टियां दिए, शानदार घर दिया, शानदार उनकी दावत कराई और शानदार तरीके से चुपचाप वापस भेज दिया। यही इसका निष्कर्ष है। और जहां तक ताइवान का सवाल है, दुनिया को चौंकाने वाली बात है, चाइना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ट्रंप ने आने के बाद बोल दिया कि वो तो मेरे से 9,600 किलोमीटर दूर है, चाइना से वो 100-150 किलोमीटर दूर है, मैं क्या कर सकता हूँ। इससे ज्यादा असहाय एक सुपर पावर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये ट्रंप के तौर पे देखें तो उसकी हार थी, लेकिन अगर अमेरिका और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो अमेरिका का स्टेचर था डिक्लाइनिंग सुपर पावर का, वो बिल्कुल ठप्पा लगा दिया है चीन ने। और चाहे चीन अभी खुद अपनी इतनी हेल्दी हालत में नहीं है, उसके भी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और क्या वो यूक्रेन और ईरान की लड़ाई को देखते हुए क्या खुद वो ताइवान के अंदर जाके फंसना चाहेगा चीन, वो सोचने वाली बात है। लेकिन जहां तक अमेरिका की हेकड़ी थी, वो उसने उसको सीमित कर दिया पैसिफिक ओशन के पीछे। साउथ चाइना सी में आने की अभी अमेरिका में एक्टिवली इंटरवीन करने की उसने बता दिया आपकी हिम्मत नहीं है। जहां तक ट्रेड का सवाल था, बोइंग को उसने बोला कि 200 मैंने हवाई जहाज ऑर्डर उनसे ले लिए हैं, चाइना ने उसकी पुष्टि नहीं की है, और वापस जब आए तो बोइंग के शेयर गिर गए, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कम से कम 500 बोइंग के ऑर्डर तो मिलेंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए बाकी चीज तो कुछ भी नहीं है, ये था एक दो महाशक्तियों का मिलन, जिसमें एक चाइना ने अपनी पोजीशन ऊपर की है और अमेरिका ने अपनी असहायता और अपनी मजबूरी का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। और यहीं पे अभी है, ईरान की वॉर जहां थी वहीं थी, इसका मतलब ईरान का हाथ और तगड़ा हो गया है अमेरिका के बरखिलाफ। बहुत सारे लोगों ने आज मैसेजेस भेजे हैं मुझे, वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान लल्लो चप्पो करता है वैसे चीन ने नहीं की, और चीन ने बराबरी पर बात की, कोई तारीफ नहीं की ट्रंप की, और ट्रंप थोड़ा मॉडेस्ट दिखे जो कहीं नहीं होते हैं। तो अब ये तो ठीक है, बीजिंग ने भी साफ साफ कह दिया कि हम ईरान से तेल खरीदते रहेंगे। तो अब वो बेसिकली जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। और एक इसके अलावा और जो जो सैंक्शन लगाए थे टी पॉट रिफाइनरी बोल के, जो ईरान का जाता था, उसने बोल दिया ट्रम्प ने ठीक है वो हम सोच लेंगे, दोबारा नहीं लगाएंगे। तो अपनी तरफ से पूरा कंसेशन दिया है, बॉडी लैंग्वेज पूरी उसकी झुकी हुई थी, जल्दी बिल्कुल चौड़े होकर खड़े हुए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए निष्कर्ष सबके सामने है। जनरल साहब, हर वक्त पूरे साल कोई ना कोई मीटिंग, बहुत सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग या हेड ऑफ द नेशंस की मीटिंग होती रहती हैं अपने अपनी डील्स के लिए, अपने 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 मुल्क की बेहतरी के लिए। ब्रिक्स का एक समिट अभी हुआ है, भारत के मुतल्लिक इसमें क्या था? जब ये खत्म हुआ तो नतीजे भारत के लिए कैसे थे? इस पर थोड़ी तवज्जो चाहूंगा आपके। देखिए, पहले हम समझ लें ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक पहले रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील ये था, बाद में साउथ अफ्रीका आके 5 नेशन ने ब्रिक्स बनाया था। और आज की तारीख में इसमें 6 और जुड़ गए हैं, जो कि ये 11 देशों का था। और ये देश पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया आपके अफ्रीका में, यूएई और ईरान खाड़ी देश के जगह, और इंडोनेशिया जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जो कि राइजिंग इकोनॉमिक पावर है। 85% दुनिया की पॉपुलेशन है और 45 से 40% जी। को छोड़ के ये सारे के सारे जो है वो मिडिल इनकम, जो मिडिल पावर्स बोलते हैं, इमर्जिंग। मुद्दा यही है कि दुनिया को जो नया रूल बेस्ड ऑर्डर है वो क्या होगा। डी डॉलराइजेशन ऑफ लेट काफी इसका एक मुद्दा रहा है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक वेलबींग, पॉवर्टी एरेडिकेशन, ये बाकी चीजें तो इनके एजेंडा में रहती हैं। अभी
ये जो ब्रिक्स हुआ है इसमें इंडिया जो था वो चेयरपर्सन था और इंडिया की चेयर के अंडर में सब लोगों को आना था। जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है दुनिया में और जिस हिसाब से पूरी दुनिया का फोकस चाइना और यूएसए की मीटिंग पे था, ये इसमें एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे सदस्य देशों ने कंफर्म किया कि हम आएंगे। चाइना का तो नहीं आ सकता था क्योंकि चाइना के अंदर खुद फॉरेन मिनिस्ट्री बिजी थी ट्रम्प के चक्कर में, तो उसको हम डिस्काउंट कर लें। बाकी सारे आए थे, यहाँ तक कि ईरान और यूएई जो कि लड़ाई में अभी गुत्थी लगा रखी है वो भी आए थे इसको मीटिंग को सक्सेस करने के लिए कि ये जो ग्रुपिंग है ये बिखरे ना। आने के बाद बातें भी हुई हैं, लेकिन ईरान और यूएई का जैसा पहले से ही अंदेशा था, आपस में उनकी तीखी तकरार हुई है और वेस्ट एशिया को लेके इसीलिए कोई एक समन्वय नहीं बना। समन्वय नहीं बना तो एजेंडा पॉइंट्स पूरे हुए नहीं, तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाई। चेयर जो इंडिया चेयर थी उसने एक डिक्लेरेशन किया है। लेकिन यहाँ तक अगर आप देखें तो इंडिया की सफलता इसमें है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का जो अपने को वॉइस बोलता है, तो इन सब लोगों को लेके आया। इतने दुनिया में जो दुश्मनी भी ले रखे हैं वो भी यहाँ पे आए और एक सभ्यता से बैठे। उसके बाद बोलचाल आपस में भी है और जाके वो चले गए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ब्रिक्स इसका फेलियर है, ये टॉक्स फेलियर मैं नहीं मानता हूं। जिन परिस्थितियों में ये टॉक्स हुई है उसमें सबका आना और एक इज्जत देना इंडिया की चेयर को ये दिखाता है। और जब उन्होंने जो आए थे राजदूत, उन लोगों के जो बातचीत थी, लैवरोव की बात जिन्होंने बोला था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि बीच मध्यस्थता कर सकता है वेस्ट एशिया में। खुद ईरान के अरागची ने बोला था कि इंडिया तो गल्फ में नॉर्थ ऑफ गल्फ और साउथ ऑफ गल्फ जितने देश है सबके साथ अच्छे ताल्लुक आते हैं। ये भी एक हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो इंडिया का अच्छा था और मेन मुद्दा वेस्ट एशियाई था, उस पर जो भी बहस वो हो गई है। और अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो जाता तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन अगर नहीं भी हुआ, द मियर फैक्ट ये मीटिंग हुई थी और सब लोग अपनी दिक्कत के बावजूद यहाँ पे इकट्ठा आए थे। और ये याद रहे कि ब्रिक्स को ट्रम्प दो खूट नहीं उसको खटकता उसकी आंख में, क्योंकि ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है और चाइना उसको लेके काफी एक्टिव है। तो ये अगर देखा जाए, अगर ट्रम्प की स्पीच भी सुनो, वो हमेशा ब्रिक्स को बड़े अपशब्द बोलता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट पीपल। तो उसके बावजूद ये लोग सब यहाँ पे आए हैं और अमेरिका को जो एक तरफ से ठेंगा साउथ वर्ल्ड साउथ ने दिखाया है। जी जनरल साहब, एक दौरा अभी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, निकले हैं 5 देशों की यात्रा पर। यूएई से होते हुए निकलेंगे यूरोप पर। तो पहले यूएई की बात करने, भारत और यूएई में बहुत अच्छे संबंध पहले भी थे। अब इसी पश्चिम एशिया में जो भी दिक्कतें हुई हैं उसको लेकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी बात हुई है वो क्या है और क्या मिला है हमको, भारत को क्या हासिल हुआ है यूएई के साथ, ये जो दौरा था प्रधानमंत्री का उससे? देखिए, ये जो मीटिंग थी ये इसमें ब्रिक्स की जब हम बात कर रहे थे उसी की एक्सटेंशन में आप देखें, ईरान के अरागची जी से मिले और वहीं से मोदी जी ने फ्लाइट ली। और जिस समय ब्रिक्स चल भी रहा था, खत्म नहीं हुआ था, उस समय गार्ड ऑफ ऑनर यूएई में मोदी जी ले रहे थे। पर कोई भी पार्टी जो थी इससे बुरा नहीं मानी। तो ये इंडिया का जो रिलेशनशिप सबके साथ है, ये कूटनीति की एक सफलता थी कि ऐसे मौके पे भी जो उनका प्रोग्राम था उसके चले थे। क्योंकि यूएई का जो रोल आ रखा है, जो ईरान के साथ दुश्मनी है, और अभी की उसने यूएई ने कहते हैं कि अटैक भी ईरान पे किए थे उनके फाइटर जेट्स ने, इसीलिए सबसे ज्यादा मिसाइल हमले ईरान की तरफ से यूएई पे हुए हैं। ये सब को देखते हुए जो है अभी मामला थोड़ा गर्म हो रहा है इंटरनेशनली। अभी इंडिया का और यूएई का तो पिछली बार भी हमने बताया था कैसे इजराइल यूएई इंडिया I2U2 का बातचीत चल रहा है। और फुजैरा जो पोर्ट है यूएई का, एकमात्र गल्फ कंट्रीज की कंट्री का एक पोर्ट है फुजैरा, जहां जो यूएई का है और जो कि अरेबियन सी में खुलता है, ना कि हॉर्मुज के पीछे। वो हॉर्मुज का उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्टली इंडियन गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में आ जाता है। तो वहां पे अभी बातचीत इसीलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से वैश्विक संकट आ रहा है और ऊर्जा का है, इंडिया ने दूरदृष्टि दिखाई है, यूएई के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं।
ओपेक से जब यूएई अभी निकला है, ओपेक से इसलिए निकला है क्योंकि वो अपने 3.2 से अपना प्रोडक्शन 5 पे लेना चाहता है, और ओपेक के जो कार्टेलाइजेशन है उससे वो बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन रेस करेगा, ऑयल के दाम कम आएंगे। इंडिया ने उसको अश्योर्ड मार्केट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिजर्व्स के लिए बात की है, तो उसके लिए ये अच्छा है कि उसको अश्योर्ड मार्केट मिलेगा, हॉर्मुज से फ्री होगा। हमें यह फायदा है कि हमें अश्योर्ड सप्लाई फ्रॉम अ रिलायबल पार्टनर मिल रहा है, और वो हॉर्मुज की तरफ से वो उस पर कोई खतरा नहीं है, तो दोनों के लिए ये विन विन है। उसके अलावा जैसे पिछली बार बताया था, इंडियन डायस्पोरा है वहाँ 40-45 लाख, हर पांचवा व्यक्ति जो है वहां पे हिंदुस्तानी है, वहां पे उनका रोजी रोटी चल रहा है। जिस हिसाब से यूएई ने अभी उनका ख्याल रखा था इस मौके पे, उनके शेख जो थे एमबीजेड, उन्हें खास इंडियंस को एड्रेस करके भी बोला था। तो ये सब चीजें देखते हुए जो हमारी मोदी जी और एमबीजेड की पर्सनल फ्रेंडशिप है, ये उनकी 16वीं विजिट पर्सनल मीटिंग होगी एमबीजेड के साथ, इसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। और 3 बिलियन की बात भी है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात भी है, यहाँ तक कि डिफेंस पार्टनरशिप, कोई एलआई की बात नहीं है। वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट नहीं है कि तेरे पे हमला मेरा पर, लेकिन जॉइंट डेवलपमेंट सिक्योरिटी में उसमें भी बात भी है। अभी यूएई एक ऐसा देश है गल्फ में जिसने इजराइल के साथ तो खुलेआम कर ही रखा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस जो है, एडी डिफेंस, वो इजरायली बैटरीज जो है वो यूएई में काम कर रही है। आयरन डोम वहां पे लग चुका है। तो उस हिसाब से इंडिया का जो लंबा सोच है, आईमेक इसके थ्रू जाएगा, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब सोचते हुए हमने अपनी एक पकड़ को दोबारा तेज किया है, और हमने कमिटमेंट अपना कर लिया है। ये एक सऊदी पाकिस्तान जो हम बाद में बात करेंगे उसके खिलाफ भी है कि हमारी पोजीशन अच्छी हो गई। जी। और दोनों देशों में रिश्ते भी ऐसे हैं कि भाई आप ज्यादा ऑयल इस बार अब निकालेंगे तो हम लेने को तैयार हैं, जैसा आपने कहा कि मार्केट एक्योर्ड है, 30 मिलियन बैरल तेल का स्टोरेज और गैस का भी, और इन्वेस्टमेंट भी भारत में। तो ये सब मिलके, और मोदी से पर्सनल रिश्ते होने की वजह से भी चीजें अच्छी होती हैं। मोदी का इसके बाद जो यूरोप का दौरा है जनरल साहब, उसमें जब भी हम बात करते हैं तो मैंने देखा है कि आर्कटिक रूट की सिग्निफिकेंस की बात होती है, नॉर्थ की रूट की। तो क्या है इसका महत्व, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए? देखिए, अभी तो जैसे अगर आप देखें यूरोप की जब बात कर रहे हैं, जो मोटे तौर पे जो दौरा है, नीदरलैंड्स वो जा चुके हैं, वहां है, अभी वो जाएंगे नॉर्वे और स्वीडन, उसके बाद इटली होते हुए आएंगे इन 3 देशों में। और नॉर्वे में तो कहते हैं 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का गया होगा। तो ये देश जो है, अभी हमने ईयू के साथ अपना एफटीए कर लिया है, तो इंडिविजुअली भी हम कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड की बात करेंगे, इंडिया वहां पे प्रेजेंस अपनी दिखाएगा। और ये जो देश है ये काफी टेक्नोलॉजिकली उन्नत देश है, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, जैसे नीदरलैंड वगैरह के साथ आप एग्रीकल्चर और ये क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे भी आप बातचीत करेंगे। सेमीकंडक्टर्स हो गया, जो हम सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाएंगे उसमें लिखने वाले जो लिथोग्राफ है, उसमें नीदरलैंड, स्वीडन, इन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही आपके नॉर्वे हो गया, ये बिल्कुल ऊपर आर्कटिक के पास पे पहुंचता है। स्वीडन से हमारी बोफोर गन्स, कार्ल गुस्ताव गन्स पहले से ही आती है, डिफेंस पैक्ट है। और इटली के साथ तो हमारे पास डिफेंस के काफी जटखोड़ चलती रहती है, उसके साथ एंटी टेररिज्म पे भी हमारे उनके साथ पैक्ट चल रहा है। तो ये तो हो गया यूरोप का। अब हम आ जाते हैं आपके आर्कटिक रूट जो आपने बात की थी। देखिए, इंडिया जो यूरोप है उससे जब ट्रेड करता है तो सी ट्रेड ज्यादातर जो सबसे बढ़िया होता है, इकोनॉमिक होता है, वो समुद्री रास्ते होता है, सी से होता है। फिलहाल जो हमारा होता था, या तो सबसे पहले हम जाते थे अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से ऊपर आके, फिर आप स्पेन और इंग्लैंड होते हुए आप रोटरडम जाते थे। जब से ये स्वेज कैनाल और बनी हुई है, तो अभी जो होता है ट्रेड, आप अफ्रीका के नॉर्थ से जाते हो, रेड सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, जिब्राल्टर से फिर आप नॉर्थ होते हुए स्पेन को छोड़ते हुए और ऊपर आप फिर रोटरडैम की तरफ को पहुंच जाते हैं। तो आजकल जो यहाँ पे सोमाली पायरेट्स का
चल रहा है हिसाब किताब, या फिर हॉर्मुज डिस्रप्शन, बाकी डिस्रप्शन, यहाँ पे काफी अनियमितताएं हो रखी हैं। तो इंडिया को ये भी चाहिए था कि एक ऑल्टरनेट रूट हो। दूसरी बात यह क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी आर्कटिक जो हमारा नॉर्थ पोल है वहां की बर्फ पिघल रही है, और धीरे धीरे प्रोजेक्शन है कि वहां के जो समुद्र हैं वो इतने पिघल जाएंगे कि 12 महीने ट्रेड हो सकेगा। अभी सिर्फ 3-4 महीने जो है वो रूट खुलता है, और उसमें भी आपको स्पेशलिस्ट रशिया के शिप्स होते हैं जो आइस ब्रेकर होते हैं, बर्फ तोड़ते हुए आगे जाते हैं और आपके मर्चेंट शिप उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो ये चीज है क्या? हमने काफी दिनों पहले भी एक बात सुनी थी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। तो इंडिया जो है रशिया के साथ जो अपने बढ़ा रहा है संबंध, उसमें वो सोच रहा है कि मैं क्यों सुएज कनाल के थ्रू जाऊं, क्यों ना मैं इधर से मलक्का स्ट्रेट होते हुए वहां से चाइना को पार करके रशिया के बाद बेरिंग स्ट्रेट, और ऊपर एकदम आर्कटिक में पहुंच के जो पिघली हुई बर्फ है साइबेरिया के साथ साथ वो पश्चिम की तरफ जाएगा और वहां से यूरोप को कनेक्ट कर लेगा। ये रूट दिखने में लंबा है, लेकिन ये कम समय लेता है। 10 से 14 दिन कहते हैं, इसमें कम समय लगेगा हमको। और फिलहाल चाहे ये 3 ही महीने के लिए, बाद में ये 12 महीने के लिए हो जाएगा। इससे हम रशिया का जो एलएनजी ऑयल गैस है वो शिप्स वहां से आ सकेंगे हमारे पास। और दूसरा, जब हमें यूरोप को रोटरडैम को हिट करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें जैसे पता है कि 10 से 14 दिन कम लगेंगे। तो ये एक ऐसी जगह है, द रेस फॉर द आर्कटिक, जो ग्रीनलैंड अमेरिका लेना चाहता है वो भी आर्कटिक के दूसरी तरफ है, वो भी रुका हुआ है कि जब बर्फ पिघलेगी तो आर्कटिक रूट को कौन डोमिनेट करेगा। तो रशिया के साथ मिलके हमें ये एक फैसिलिटी मिली है, और हम इस फैसिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। हो सकता है हमारी वहां पे इंडस्ट्रीज भी लग जाए, जैसे फर्टिलाइजर गैस रशिया के पास है, हम वहां पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगा रहे हैं ताकि हमारी फर्टिलाइजर वहां बने और हम व्लादिवोस्तोक से चेन्नई की तरफ उसको लेके आ जाए। और हम ये जो आजकल की जो ये मिडिल ईस्ट की वॉर है, जो पायरेसी है, इन सब चीजों से बचते हुए हम एक नया रूट ले लें और हमारी प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस भी आर्कटिक में बरकरार रहे। जी। आज सुबह जनरल साहब जब मैंने अपना मैसेज बॉक्स खोला तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस ये आए थे। लोगों ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए और खुद चले गए विदेश यात्रा पे। तो मैंने कहा भाई, उनकी विदेश यात्रा का मकसद ही यही है कि आप भी भविष्य में करते रहें, कर पाए इसलिए। तो खैर, ये तो कुछ मजाक वाली बात थी, लेकिन एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जो अ, इसी बात में बहुत अपनी तारीफ समझता है कि वो पिछले 30-40 साल से हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। वो उसने सऊदी अरब और टर्की के साथ जो उसकी डिफेंस डील है, क्या इससे भारत को चिंतित होना चाहिए जनरल साहब? देखिए, ये काफी दिनों से जो सऊदी और पाकिस्तान है, ये रिश्ता तो बहुत पुराना है, और ये एक बिल्कुल ट्रांजैक्शनल चल रहा था कि पाकिस्तान की फौज हमेशा वहां पे रही है सऊदी अरब में उनके प्रोटेक्शन के। देखिए, सऊदी लोग जो है रईस हो गए हैं, एक जनरेशन में उन्होंने इतना पैसा जमा लिया है, उनकी प्रोफेशनलिज्म या उनका जो एक नेशनलिस्ट आर्मी वो नहीं है उनके पास। तो उनके पास लड़ने के लिए भी उनको भाड़े के लोग चाहिए, और उस भाड़े में उनको पाकिस्तान की फौज मिल जाती है। उसकी एक ब्रिगेड है, उनके जो रिलीजियस साइट्स है, उनकी जो किंगडम है, और जो राजा है, राजा के परिवार को, तो रॉयल सऊदी फैमिली को प्रोटेक्शन पाकिस्तान आर्मी देती है, जिसके एवज में पाकिस्तान को पैसे देते हैं। अभी भी उनके पुराने राहुल शरीफ चीफ जो है वो वहां पे ट्रुप्स को कमांड कर रहे हैं, और अगर यमन में दखल देना है सऊदी अरेबिया ने, तो पाकिस्तान के फौज को भेजता है। तो ये एक, जैसे आप सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, वैसे उन्होंने हायर कर रखा है। अभी ऑफ लेट जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था कि आपके पे अगर हमला होगा तो मेरे पे हमला होगा, सऊदी पे होगा तो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान में होगा तो सऊदी पे, ये पाकिस्तान ने साइन कर लिया था, ये सोचते हुए कि जब हमला तो अगला सिंदूर 2 मेरे पे ही होने वाला है, तो सऊदी मेरी मदद के लिए ऑब्लिगेटेड रहेगा, उसको करना पड़ेगा।
उसने ये नहीं सोचा था कि एक खाड़ी में ऐसी लड़ाई आएगी जहां की खाड़ी देश आपस में ही लड़ेंगे और मेरे को वहां पे घुसना पड़ेगा। पहले वो गाजा गाजा में भी कुछ भेजने हैं उसने, जो पीस फोर्स बना रखी है, उसने यहाँ पे भी भेजने हैं, तो उसने भेज तो दिए हैं, लेकिन अभी जो भी अगर वो भेजेगा तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर से निकाल के भेजेगा। और पाकिस्तान अंदर से खुद इतना जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, कि वो कहाँ से अपनी फौज निकाले। और उसको जले में मिर्ची डालने के लिए कल हमारे चीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि आपकी हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। अब आप ये समझिए, जिसको आदमी को 100 आदमी चाहिए अगर आपको एक इलाका घेरने को, उसमें से 25 आदमी आपको किसी और को देने पड़े जो आपको पैसे देता है, 75 लोग हैं। और आपका जो बगल का पड़ोसी है वो 1000 लोग आके आपको धमकी देने लगे, अब आप किधर को जाओगे? तो यही है कि क्या वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान की तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ देखे, या हिंदुस्तान क्या कह रहा है उसकी तरफ देखे, ऑप सिंदूर आ गया तो ये पाकिस्तान के लिए जो अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो इस्लाम के नाम पे कि मेरे पास बम है, इस्लामिक बम है, मेरे पास न्यूक्लियर पावर हूं, आओ हम मिलके अपने को एक संगठित करें। तो एक वो इस्लामिक नाटो की बात चल रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट, ये देश जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया से जैसे है वैसे ही तुर्की के साथ पाकिस्तान अभी ऑफ लेट उसके बहुत मिलिट्री संबंध बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। एक टीवी सीरियल था अर्तुगरुल, तो पूरी जैसे हमारे वहाँ महाभारत सब लोग देखते थे, वो अर्तुगरुल एक बंदा था, लड़ता था, वो था। अब सारे के सारे पाकिस्तानी जब पहले जब आजाद हुए थे तो कहते थे कि हम अरब के वंशज हैं, सब अरब 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 करते थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला हम ईरान के वंशज हैं, वो करा। आज की तारीख में वो तुर्की के वंशज करने में अपने को दिखाते हैं। मतलब एक देश जिसकी अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, वो सबके साथ फैल के कुछ ना कुछ करके अपने बचाने की एक हरकत है। और इसमें मेरे ख्याल से हमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है। 2+2 4 ही रहेगा, 2+2 22 नहीं होगा। इनके समन्वय में सिनर्जी नहीं है। जनरल साहब, ये पाकिस्तान का दुस्साहस तो सबको पता है। 1947 के बाद से 4 लड़ाइयाँ लड़ चुका है और हर एक लड़ाई की शुरुआत उसी की तरफ से हुई और मुँह की खानी पड़ी है। हमारी बहादुर फोर्सेस ने उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया है और 71 में तो आप सबने मिलके उसे बाँटा भी था तो 2 हिस्से भी हो गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी फोर्सेस ने किसी भी इस तरह के आक्रमण से बचने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया है। ब्रह्मोस उसी का एक हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट का एक उसकी एक मिसाल है। लेकिन खबर ये भी है कि उसमें भी अब डेवलपमेंट हो रही है। उसमें भी मतलब वही ब्रह्मोस नहीं रहेगा, उसमें भी और नए से नया डेवलपमेंट उसमें भी हो रहा है और अग्नि में भी। तो ये आगे की लड़ाई की जो भी संभावना हो, क्या उसके खतरे को भांपते हुए इसमें डेवलपमेंट किया जा रहा है? और देखिए, पहले ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस आज की लड़ाई में जो हमने इस्तेमाल किया, उसके लिए दुश्मन अगली लड़ाई में तैयार होगा। तो हमको एक ऐसी नई चीज लेके आनी है जिसके लिए वो तैयार ना हो। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमने अभी काफी मास्टर कर ली है और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आपने बात की अग्नि और ब्रह्मोस की। तो पहले इंडिया का एक अब्दुल कलाम साहब ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, जिसमें कि 4 मिसाइलों की बात हुई थी। एक एंटी टैंक मिसाइल नाग, एंटी एयरक्राफ्ट आकाश, एक शॉर्ट बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल पृथ्वी, और एक बात की थी अग्नि की। तो अग्नि सीरीज की अगर हम बात करें, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 करते तकरीबन आप लगाइए, जितने उसके आगे 1 है उतनी उसकी रेंज है। अग्नि 1 1000, 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 5 जो है 5-6 से 8000 तक की रेंज है। और इसके बाद हम आते हैं ब्रह्मोस पे। अग्नि जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के स्पेस में जाके फिर वापस आती है। और ब्रह्मोस जो है, इसकी हमें जरूरत तब महसूस हुई जब इराक वॉर भी थी और हमने देखा कि कैसे क्रूज मिसाइल्स का बोलबाला है। तो हमने भी अपनी क्रूज मिसाइल रशिया की हेल्प से डेवलप की थी और हमने ब्रह्मोस जो है वो मिसाइल बनाई है, जो इंडिया रशिया पार्टनरशिप में बनी हुई है। ये एक क्रूज मिसाइल है
सुपरसोनिक है। ये एक बहुत कम क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक है, यही एक क्रूज 2.8 मैक ध्वनि की गति से 2.8 टाइम्स जो है ये स्पीड से जाती है। 200 किलो का इसके ऊपर बारूद हम और भर सकते हैं जी, वॉरहेड जो है। और वहां अग्नि में अगर आप देखें तो 2 टन का वॉरहेड है, ये फर्क है। तो ये एक क्रूज मिसाइल बनाई गई थी जो कि बहुत लो फ्लाइट कर सकती थी, लेकिन एक सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करती है। देखिए ऐसा है, जब सुपरसोनिक स्पीड से कुछ चीज फ्लाई करता है तो एक काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज होती है, उसमें विस्फोटक की तो ताकत है ही है, खुद के अंदर जो उसका मोमेंटम है उससे जो मारती है, उससे उसका जो तहस नहस करने की ताकत है, वो किसी बिल्डिंग को मारेंगे तो या शिप को मारेंगे, वो अपने गति और वेग से ही मोमेंटम से उसके अंदर घुस के उसको फाड़ देगा। तो ये हमारी ब्रह्मोस थी, जो कि अभी हमने जो पहला वेरिएंट था, अभी हमारी रेंज जो है वो 390-500 की है, ये हमने यूज की थी ऑप सिंदूर में। और इसमें हमने खुद डेवलपमेंट जो किया था, पहले लैंड बेस थी, अब हमारे सुखोई फाइटर भी जो है इसको लेके चल सकते हैं। जो लैंड बेस वाली है वो 3 टन की होती है, और जो सुखोई उठाते हैं उनको थोड़ा हल्का कर दिया, क्योंकि उसको जमीन छोड़ के ऊपर जाने का उतना रॉकेट और ईंधन नहीं चाहिए। तो 2.8 टन की है, और ये हमारे सुखोई ही ले जा सकते हैं। इतना भारी और डबल इंजन हवाई जहाज जो वो ले जा सकता है, बाकी हमारे जो छोटे मिराज वगैरह है वो नहीं ले जा सकते। तो अब आ गई बात, जो पाकिस्तान के रनवेज को और जो इनके मदरसों को उड़ाया था, जो खासकर रनवेज को, वो आपके जो थे ब्रह्मोस ने इस्तेमाल हुई थी। और उसकी सक्सेस देखते हुए, क्योंकि वो एंड में जब जाती है, पहली बात तो दिखती नहीं है, एंड में जाके वो एक एक्रोबैटिक करके फिर वो नीचे गिरती है, तो एयर डिफेंस को भी वो चकमा दे देती है आखिर में, टर्मिनल फेज में। तो इसको देखते हुए अभी हमने बोला कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर 3 है, 3 वर्जन पे डीआरडीओ काम कर रही है, जिसमें कि एक तो है एक्सटेंडेड रेंज, एक होगा एयर वाली और छोटी एनजी न्यू जनरेशन, जिसमें बाकी सब कुछ तो होगा ही होगा। वो इतनी हल्की होगी, 1.2 टन की होगी, जो कि हमारे बाकी हवाई जहाज, खासकर तेजस तेजस फाइटर उसको उठा के उड़ सके। आजकल की तारीख में सिर्फ सुखोई एयर से जो है क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेके जा सकते हैं। तो ये तेजस भी डालेगा, मतलब ये हमारे ज्यादा से ज्यादा फाइटर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ये न्यू जनरेशन जो मिसाइल है, ये अभी कानपुर वाली फैक्ट्री में बनेगी। उसके अलावा दूसरा है एक एक्सटेंडेड रेंज, अभी क्योंकि रेंज 500 को 800 तक हो गई है, अभी जो एक्सटेंडेड रेंज बनेगी वो 1000 प्लस किलोमीटर की रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल होगी। और सबसे तगड़ी जो अभी वो ने मॉडिफिकेशन, वो है ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन। अभी तो ये सुपरसोनिक है, ध्वनि से 2.8 की स्पीड से जाती है। हाइपरसोनिक जो है वो 5 गुना 10 गुना की स्पीड से जाने की क्षमता रखती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्रूज मिसाइल होगी, ये 2 वर्जन में बनेगी। एक तो होगा जिसमें कि पहला स्टेज 2 स्टेज का होगा। पहले स्टेज में रॉकेट होगा जो उसको ध्वनि से 10 टाइम्स की स्पीड मार्क 10 पहुंचाएगी। वहां से फिर जो दूसरी क्रूज मिसाइल निकलेगी, ग्लाइड व्हीकल बोलते हैं, वो मार्क 5 में जाके अपने टर्मिनल टारगेट को 1500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। और ये जनरली एंटीशिप रोल में काम आने के आएगी, जो हम बोलते हैं अगर चाइना की नौसेना आती है तो उसको मारने के, उसके शिप्स को मारने में ये काम आएगी। और दूसरा वर्जन है स्क्रैमजेट इंजन लेते हुए एयर ब्रीदिंग क्रूज मिसाइल, मतलब ये क्रूज मिसाइल की तरह ही जाएगी, जो कि रॉकेट नहीं होगा, अपना खुद इंजन होगा जो कि स्क्रैमजेट है। और इसका अभी इन्होंने 20 मिनट तक उसकी इंजन की क्षमता, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर्स पे इसको रन करना पड़ता है, तो इंटरनल कूलिंग की बहुत जरूरत होती है, तो वो भी अभी अभी सक्सेस हो गया है। तो जहां तक कि हमारी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाली है वर्जन, वो तो हम अग्नि में भी डाल रहे हैं और ब्रह्मोस 2 में भी आएगी। स्क्रैमजेट वाला जो है टेक्नोलॉजी अभी हमने प्रूव कर दी है, और ये भी अभी थोड़ी देर में। तो ये ब्रह्मोस का जो फ्यूचर है वो ये 3 वर्जन में है, बल्कि तीसरे वर्जन के 2 वेरिएंट होंगे, एक बूस्ट एंड ग्लाइड और दूसरा होगा स्क्रैमजेट इंजन। तो यहाँ पे आपके जो ब्रह्मोस है, मेरे ख्याल से जो अगर पाकिस्तान सोच रहा है पिछला वाला आएगा
2.8 मैक की स्पीड है, तो उसको 5 या 10 मैक की स्पीड पर लगेगा। और ये एक चाइना के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि ये हमारा हो सकता है। और अग्नि जी। का जो है मैंने बता दिया प्रोजेक्ट है, और जो अभी लेटेस्ट अग्नि आई है रेंज बढ़ते बढ़ते, पिछली बार भी हमने बात की थी कि मर्फ टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स, तो वो एक मिसाइल जब जाएगी उसका मुंह खुलेगा, उसमें से 10 छोटी मिसाइल आएंगी जो इंडिपेंडेंट टारगेट्स पे अलग अलग जगह पे अपने को गाइड करके ले जाएंगी। उनमें से जो कुछ एक है वो भी जो है हाइपर वेलोसिटी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी। तो ये सब मिला के आपके जो अग्नि और ब्रह्मोस, ये हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो दूर दूर तक चाइना के लिए हम प्लान करते हैं, पाकिस्तान तो कभी भी आ ही जाएगा। जी जनरल साहब, आप हमारे शो में आए, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम दरअसल आपसे जो सवाल पूछते हैं वो वही सवाल होते हैं जो हमारे दर्शक हमसे जानना चाहते हैं, और पिछले हफ्ते भर की जो भी डेवलपमेंट होती है पूरी दुनिया में, उससे जुड़े हुए सवाल होते हैं। और हम उम्मीद करेंगे पहले की तरह इस हफ्ते, अगले हफ्ते जब हम कार्यक्रम करेंगे तो फिर से हमें दुनिया से जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट हो, वो क्या है, उसके पीछे का क्या है, ये जानने के लिए आप हमेशा अपने दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे ही सवाल पूछते रहें। हम आपके सवालों को थोड़े-से संशोधन के साथ जनरल साहब से पूछेंगे, जैसा इस बार हमने किया, पिछली बार भी करते रहे। और जनरल साहब की पैनी निगाह दुनिया के कोने-कोने में है। उनके पास सैटेलाइट है, अंदर तक देखता है, तो वो पीछे की भी खबर उनके पास रहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सारी खबरों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ। आप सबसे विदा लेता हूँ, और जनरल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।